अगले दिन सुबह आँख खुली। नीम व आंखों से दरवाजे के शीशों से झांका तो बाहर धुंधला धुंधला सा नजर आया। समझा कि अभी रात है, इसलिए फिर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात के मनाजिर आसाब पर सवार थे। उठ कर बैठ गया। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। मैंने चौंक कर फिर बाहर देखा तो बुरी तरह से बादल घिरे हुए थे। बारजे के पास आया तो बारिश हो रही थी। अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल के बारजे पर से दूर तक बर्लन बारिश में नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े दरख्त पानी में नहाए किसी सियाह फाम दोशीदा की तरह झूम रहे थे। नीचे फुटबॉल के मैदान में पानी भर गया था। सड़कें, किनारे पर खड़ी कारें सब नहा रही थीं। करीब करीब के बड़े बड़े रिहायशी अपार्टमेंट और दूर ऊंची ऊंची दफ्तरी इमारतें बारिश की धुंध में डूबी अजब मंजर पेश कर रही थीं। ये मंजर भी अजीब था। घर के अंदर कफस में परिंदा सहमा हुआ था। आवाज बंद थी। नकवी और बेगम नकवी अभी सो रहे थे और मैं जाग रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन मनाजिर को कागज पर किस तरह उतारूं। रात जमीन पर क्या मंजर था, सुबह आसमान का दूसरा ही मंजर था। तजाद ही जिंदगी है। इन्हीं तजादात के दरमियान हजरत इंसान अपनी राहें तय करता रहता है, उसे फतह करता है और कभी कभी उसके हाथों शिकस्त भी खा जाता है। मैंने देखा कि ऐसे मौसम के बावजूद ट्राम चल रही थी कि ट्राम का घड़घड़ाता शोर जिंदगी की हमा हमी का सबूत देता है। फिर मैंने ये भी देखा कि सुबह के 10 बज चुके हैं, फिर भी चारों तरफ सुकूत का आलम है। इतवार का दिन था। लोग मौसम की शिद्दत की वजह से घर से न निकले थे। मगरिब में यूं भी लोग घर से बाहर निकलते हुए मौसम और ट्रैफिक की सूरत हाल का अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं। रेडियो और अखबार इस सिलसिले में बाखबर करते रहते हैं। कारों में भी छोटे छोटे रेडियो बताते रहते हैं कि इस रास्ते पर भीड़ है और दूसरा रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में इस तेज बारिश में छुट्टी के दिन कौन निकलता। घर में परिंदा भी अभी तक सो रहा है, लेकिन बाहर पार्क में भीगी भीगी घास पर 2 कौवे एक दूसरे से गुथे हुए भीगे हुए मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। गोरे देश में काले कौवे तो हर जगह होते हैं, लेकिन इश्क करते हुए कौवे, इस वक्त काले कौवे कफस में कैद खूबसूरत परिंदे से ज्यादा अच्छे लगे। कम से कम आज़ाद तो हैं। खुली फजा में, बरसते पानी में, तेज हवाओं में, हवा के घुंघरुओं में वो इश्क कर रहे थे और कफस में कैद खूबसूरत पीला परिंदा अकेला था, बिल्कुल अकेला। इस वक्त मैं भी अकेला था, लेकिन इंसान कभी कभी तन्हाई में भी हुजूम अफकार में घिरा होता है और कभी कभी भीड़ में भी तन्हा होता है। यही फर्क है इंसान और जानवर में। बेगम और आरिफ साहब सोकर उठे, नाश्ते की तैयारी करने लगे। चाय पीते हुए रात के जलसे का जिक्र निकला। आरिफ साहब का ख्याल था कि देर बहुत हो गई। मैंने कहा कि देर होने की वजह उर्दू और जर्मनी में साथ साथ बोलना था। हर बात दोहरानी पड़ रही थी। क्या करें भाई, हमारे जर्मन दोस्त बड़ी दिलचस्पी लेते हैं तो उनका ख्याल रखना ही पड़ता है, ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो उर्दू के फंक्शन में आते हैं, वरना मैंने अमेरिका और बरतानिया के उर्दू जलसों में अंग्रेज़ों और अमरीकियों को शिरकत करते बहुत कम देखा है। यहाँ ये बात अच्छी है, जर्मन उनसे ज़रा अलहदा है। इनके यहाँ ज़बान तहजीब को सीखने, अपनी तहजीब की बका और इर्तिका पर बहुत ध्यान रहता है। फ़लसफ़ा और मौसीकी से भी बेहद दिलचस्पी रखते हैं। इनकी इन्हीं दिलचस्पियों के पेश नज़र हम लोग शऊरी तौर पर कोशिश करते हैं कि उनको मदऊ करें और अपनी ज़बान और तहजीब से वाकिफ़ कराएं। फिर अचानक आरिफ साहब ने दिलचस्प अंदाज से कहा, जानते हो फातमी, इन्हें हमारी महफिल की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है? क्या? मुझे तजस्सुस हुआ। अशार पर दादो तहसीन, शेर के बाद जब वाह वाह की आवाज़ गूंजती है तो वो इन्हें बहुत पसंद आती है। खूब लुत्फ़ लेते हैं और इसी तरह वाह वाह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी वो हमारे फंक्शन में आते हैं। इसीलिए हम लोगों को जर्मनी बोलनी पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है। हम जो यहाँ ड्रामा स्टेज करते हैं उर्दू और जर्मनी में, इसमें जर्मन अदाकारों को लेते हैं। मिले जुले अदाकार होते हैं। इसकी वजह से हम उर्दू को जर्मनी के करीब लाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हैं। ड्रामा हमने टीवी पर देखा था। मुशायरा कल रात सुनकर आए थे, जिसमें जर्मन अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे और आखिर तक रहे और बाद में डट कर बिरयानी भी खाई थी। वाकई हर मुल्क की अपनी अपनी सूरतें हैं, अलग अलग कोशिशें जो बहरहाल रंग लाकर रहती हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ देर के बाद रुकी। मौसम बेहद सुहाना हो गया था। घर से निकलने को जी चाह रहा था,
लेकिन हम घर में ही थे। आरिफ साहब दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। तरह तरह के एल्बम दिखाते रहे, कुछ यादों में खोए और फिर बोले, जी चाहता है फातमी कि वो दौर फिर से वापस आ जाए। उस वक्त जब ये सब लोग जिंदा थे तो हमने अहमियत नहीं दी। आज नहीं है तो ख्याल आता है कि और भी बहुत कुछ उनसे हासिल किया जा सकता था, क्यों ना किया। पछतावा होता है। ये होता है, जिंदगी में वो अहमियत नहीं होती, मौत के बाद इन लोगों की कदर व कीमत का अंदाजा होता है। बन्ने भाई के साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा, अब ख्याल आता है कि बहुत कुछ उनसे उगलवा क्यों ना लिया। हम लोग इसी तरह की बातें करते रहे, फोन आते रहे, कल के जलसे की कामयाबी की बातें होती रहीं, गिले शिकवे भी रहे। आरिफ साहब बड़े प्यार से सबको निपटाते रहे। इसी दरमियान लौचरगन से इसहाक साजिद का फोन आया, जिनका ताज़ा शेरी मजमुआ जमाले दोस्त दो एक दिन कबल बजरिया डाक मिला था। अच्छा खूबसूरत शेरी मजमुआ जिसे औज कमाल ने दुनियाए अदब कराची से शाये किया था, जिसमें एक दो नहीं 11 लोगों की आरा शामिल थीं। टॉप पर थे मनाजिर आशिक हर गांव। वाकई मनाजिर भी क्या काम करने वाले शख्स हैं। हर मंजर, हर इश्क और हर गांव में मौजूद रहते हैं। ये भी कमाल की बात है, बल्कि औज कमाल। इसके बावजूद इसहाक साजिद की यह खाकसारी देखिए, एक दो शेर ही बस अपने मिसाली हो जाएं, कब ये ख्वाहिश है कि हम मोमिनो हाली हो जाएं। खाना खाते खाते 3 बज गए। 4 बजे हम लोगों को नरगिस के यहाँ पहुँचना था। बारिश हो जाने से मौसम में खुनकी आ गई थी। चुनाचे इंगर्ड ने जैकेट निकाला, पैंट पहनी। आरिफ भाई ने भी जैकेट पहनी और मुझे अपना एक कोट इनायत किया, जिसे मैंने पहना तो इंगर्ड ने मुझे गौर से देखा, मुस्कुराई, फिर कुछ जर्मन में बोली। मैंने इस मुस्कुराहट का मतलब कुछ और लिया, लेकिन फौरन ही आरिफ साहब बोले, ये कह रही हैं कि इस कोट में ये अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं यही कहा था कि नहीं। बहरहाल इंगर्ड का ये जुमला अच्छा ही लगा। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। हम लोग लिफ्ट से नीचे उतरे और चल पड़े। नरगिस का घर शहर की दूसरी सिमत काफ़ी फासले पर था। वहां पहुंचने में पौन घंटे से ज़्यादा लग गया। दरवाजे पर नरगिस के शौहर ड्रेक ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। नरगिस ने हिस्से मामूल गले लगाते हुए अपने माँ बाप का इस्तकबाल किया। मुझसे भी खुशदिली से मिली, हाथ मिलाया। बगल के कमरे में, जिसे ड्राइंग रूम कहा जा सकता था, हमें ले गई, जहाँ मेज़ पर पहले ही 2 तरह के केक या नई मगरबी ज़बान में पिज़्ज़ा या दोनों के दरमियान की चीज़ें बनी बल्कि सजी रखी थी। कुछ समोसे नुमा चीज़ें भी थीं। बहरहाल हमने इब्तिदान रस्मी सी बातें की। नरगिस चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। ड्रेक ने कल के जलसे की तारीफ़ की और मेरी तकरीर की भी। मैंने सोचा कि इनको तकरीर कैसे पसंद आई, ये उर्दू तो जानते ही नहीं। लेकिन बाद में ड्रेक ने कुछ ऐसे सवालात किए जिनसे अंदाज़ा हुआ कि ड्रेक सिर्फ ताजिर ही नहीं, तहजीब व अदब से भी दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह की दिलचस्पी रखना वहाँ आम सी बात है, बल्कि उनके मिजाज का हिस्सा। ड्रेक का पहला सवाल था कि आपने अपनी तकरीर में अंग्रेज़ी के अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए हैं, मसलन साइंटिफिक अप्रोच, पॉलिटिकल कंटेंट, हिस्टोरिकल प्रेशर वगैरह। तो क्या आपके यहाँ उर्दू के साथ किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त है? मैंने कहा, जी हाँ, हम खूब इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी ही नहीं, हिंदी के भी, अरबी फ़ारसी के भी और कुछ मकामी बोलियों के भी। उर्दू तो इसी तरह पली बढ़ी है। यही इसकी कामयाबी है और यही उसकी पहचान। वो हैरत से मेरी बात सुनते रहे। उन्हें यकीन ही ना आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उनकी हैरत शायद इसलिए थी कि फ़्रेंच की तरह जर्मन भी मिलावट पर यकीन नहीं रखते हैं, अपनी ज़बान और तहजीब पर नाज करते हैं और दूसरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे का अच्छा अपने में शामिल तो करेंगे, लेकिन खालिस अपने अंदाज में। मैंने उन्हें कुछ और समझाने की कोशिश की और वो अखलाकन समझने वाले अंदाज में सर हिलाते रहे और मैं खुश होता रहा कि मैंने उन्हें कायल कर दिया, बल्कि चित कर दिया। हम उर्दू वाले कायल और माकूल को कातिल और मकतूल की तरह लेते हैं, मौत और जीस्त की बाजी लगा देते हैं। ड्रेक का दूसरा सवाल था, ये जो आपका मुशायरा होता है, इसमें पोएम ख़त्म नहीं होती कि दरमियान में सब लोग वाह वाह यानी अप्रिशिएट करने लगते हैं? हमारे यहाँ तो जब पूरी नज़म ख़त्म हो जाती है तब तारीफ होती है या तालियां बजती हैं। बड़ा मासूमाना सवाल था, लेकिन कुछ टेक्निकल भी। क्या जवाब दिया जाता? कुछ आरिफ भाई बोले, कुछ मैं बोला। उनको समझाया गया कि उर्दू पोइट्री की सबसे मशहूर सिन्फ गज़ल है
اور غزل میں مختلف اشعار ہوتے ہیں اور ہر شعر اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے، اس لیے سننے والے ہر شعر کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں۔ پھر ہمارا کلچر، ہماری تہذیب قدرے الگ ہے۔ عارف صاحب بڑی دیر تک لکھنوی کلچر کے بارے میں بتاتے رہے۔ وہ لکھنؤ کے ہیں، انہیں موقع ہاتھ آ گیا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ برلن میں لکھنؤ کلچر کی تعریف ہو رہی تھی اور ایک برلن باشندے کو ہم نے زیر کر لیا تھا۔ پھر اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہوئیں۔ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ نرگس چائے اور کافی لے آئیں۔ ہم نے بڑے شوق سے ان چیزوں کو کھایا، بڑے دانشورانہ انداز میں مونگ پھلی کے تلے ہوئے دانوں کا شغل کرتے رہے۔ چائے کی سپ تو یوں لیتے تھے جیسے فاتح اعظم ہیں اور ہٹلر یا نیپولین ہمارے گھر کے ملازم ہیں۔ لیکن جو ہمارے اندر کی مشکلیں تھیں وہ ہم چھپا رہے تھے۔ ہم سے سوال تو انگریزی میں ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ آپس میں جرمن بولتے تھے۔ اس درمیان ہم سستا لیتے اور پھر سانس لے کر من ہی من میں انگریزی بولنے کی مشق کرنے لگتے۔ کئی بار اٹکے بھی، کئی بار الفاظ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملے۔ اب شعر کی انگریزی، ردیف قافیے کی انگریزی کہاں سے لاتے؟ ہوگی ضرور، لیکن مجھے علم نہ تھا، اس لیے میں فراٹے سے ان الفاظ کو اسی طرح استعمال کرتا اور وہ بیچارے سنتے رہے۔ سنتے نہ تو کیا کرتے؟ آخر ہم مہمان تھے اور پروفیسر بھی۔